अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लग गया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुल्हन बहत के पहले में बैठी हुई अना ने सामने मौजूद हुश और मुतमिन लोगों पर निगाह डालते हुए चोर निगाहों से अपने पहले में बैठे हुए शख्स को देखा, जो इलाकाई लिबास में मलबूस, कांधों पर अजरक डाले हुए, बड़े तमराक से उसके साथ बरजुमान था, बिल्कुल रवायती सरदार के जैसे आन बान लिए। कम बहत हर रूम में ही जमकर प्यारा लगता है। अन्ना के चोर दिल ने तारीफ की तो उसने सरजश करते हुए डांट डपट कर उसे चुप करवाया। अन्ना यार, क्या आप तुम भाभी के ओहदे पर फायज होते ही संजीदा खातून का रूप धार लोगी? दुरे जो कब से उससे बात करने का सोच रहा था, दुल्हन भद के उसके पहलू से उठते ही उसके पास आया था। ऐसा क्यों सोचा तुमने? और मैं कोई भाभी नहीं हूँ, बस अन्ना दिलावर ही हूँ। वह हर दरमी से अपने नाम की माला जपने लगी थी। दुरेर, दाराजान की आवाज पर उसने बदमजा होते हुए सर ऊपर उठाया, जिसे कुछ अहम बताने वाला था और बात अधूरी रह गई थी। जी दरा जान, आए बैठे। और मोहतम से अपने निश्चित से खड़ा हुआ जब दुल्हन फिर से अन्ना के पहलू में आ टिका था, जबकि दूसरी जानब दारा जान थमे। दुल्हन ने इंतहाई दिल बड़ाना अंदाज से, जबकि अन्ना अन्ना के लिए इंतहाई जबराना अंदाज में उसका मोमी हाथ अपनी गिरफ्त में लिया था, जो कि दारा जान के सामने जुबान बंदी का हड़बा था। बेटा, आपको इस नालायक से कोई भी मसला हो आप हमें बताइएगा। यूं छोटी छोटी बातों पर घबरा के ऐसे फैसले नहीं लेते जो आपको और हमें परेशान करे। दारा जान हद नफासत से मुहातब थे। अन्ना ने अपनी लिपस्टिक से मजीन होठों का कोना दांत तले दबाया। जाबर दुल्हा साथ जो बैठा था। इस हवेली के रस्म रिवाज मोहब्बतों के पाबंद रहे हैं। इस खानदान की मजबूती अपनों की दी जाने वाली कुर्बानी और एतमाद ही इस हवेली के मकीनों की पहचान है। दारा जान के अंदाज से छलता हुआ तबद्दर और शीरी अंदाज गुफ्तगू अन्ना के दिल में आग लगा रहा था। ये मोहब्बत की फसलें और एतमाद के दावे इस वक्त कहाँ थे जब उसकी माँ को बदकिरदार कहा गया था और इसे इतने रिश्तों के बावजूद भी वो लावारसी हॉस्पिटल में अपनी ना जानी मौत का इंतजार करती रही थी। अन्ना की पलकें नम सी हुई थी, जबकि दराजा अपने मजबूत लफ्जों का हसार बिछाते हुए जा चुके थे और साथ ही दुल्हन का हाथ भी अन्ना के हाथ से छूटा था, जो बहुत साथी से अब तक जमा हुआ था। दर्द की लहर सी उठी थी, जाने दिल में या उसके जालिम गिरफ्त पर। आंसू साफ कर दो। दुनिया तुम्हारी मजलूमियत के रोंग से इम्प्रेस हो सकती है, मैं नहीं। उसे ध्यान नहीं रहा था कि इस वक्त वो भी यहाँ पे मौजूद है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको या किसी और को अपनी मजलूमियत दिखाकर हमदर्दी बंटवाने की। ओके, मैंने नहीं कहा था कि आप यहाँ आकर बैठे। अन्ना ने बिना उसकी पोजीशन का लिहाज किए उसे खड़ी सुनाई तो उसे देख कर आ गया था। फैमिली फोटो सेशन स्टार्ट हुआ तो इन दोगले लोगों को देखकर अन्ना करने लगी थी। उनके वलीमे में बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। करे जब से तकरीब निपटाते हुए वो घर पहुंचे थे, जब रूम में आते ही उसने हर चीज को नोच नोच कर ही फेंका था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अन्ना का जुनूनी अंदाज ही उसे परवैश्य सा कर गया था। जाने क्यों दिल में आस थी उसके दो आशना हुस्न को जीवर का देखने की। किस बात का गुस्सा है आहर ये? वो जो आहर की दो चूड़ियां उतारने की तगदो में थी, दुल्हन ने उसे बाजू से पकड़ते हुए अपने करीब किया। कितने दोगले लोग हो ना तुम सब, गिन आ रही है मुझे सबसे। शट अप अनादिल, तुम्हारा बहुत हो रहा है। मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज नहीं सुना मुझे। ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली वो है जो पागल खाने की जीनत। अनादिल। दुल्हन का हाथ बेसाता उठा था, लेकिन रास्ते में रुक गया था कि उसे अब बर्दाश्त करना सीखना था। इस लड़की को गुजियत पहुंचाकर वो खुद भी तकलीफ में मुबतला रहता था। अपने राज अपने तक ही रहें तो वो राज रहते हैं, अगर वो किसी दूसरे शेयर का लिए जाएं तो जुबान जद आम किस्सा बन जाते हैं। इस चीज का एहसास दुल्हन को हो रहा था कि उसने अनादिल को अपने बारे में बनाकर कितनी बड़ी गलती की थी। क्यों चुप करवाना चाहती हैं आप मुझे? आपके युद्ध रहने से क्या हकीकत छुप जाएगी? शोर वही मचाता है जिसे अपनी हकीकतों का खौफ हो। अगर अरीना बद किरदार थी हवेली वाली के लिए, तो एमरे को भी कातिल साबित होना पड़ेगा। अन्ना की आंखों में जुनून सवार था, जबकि दुल्हन के लिए वो किसी आस्तीन के साम की मानने लगी थी, जिसके इश्क में डूबते वो राज हस्ती थमा चुका था और अब उसे हर मोड़ पर ब्लैकमेल करती फिर रहे थे। उसे अन्ना से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसे बताना नहीं चाहता था। तभी उसे एक झटके से छोड़ते हुए वो रूम ला किया और मूसा को कॉल मिलाई। सुनो, गाड़ी तैयार करो, हमें मरी के लिए निकलना है। दुल्हन की बात पर उसने खूनवान निगाहों से उसे घूरती हुई वो चौंकी थी। दुल्हन ने मरी में एक घर खरीद रखा था, जहाँ वो अक्सर दोस्तों के साथ स्नोफॉल एंजॉय करने जाते थे। ये बात अन्ना के इल्म में थी, लेकिन वो अब क्यों जाना चाहता था? इन दोनों के हालात इतने खूबसूरत ना थे कि वो समझती और इसे हनीमून के लिए लेकर जाना चाहता है। मूसा को इंस्ट्रक्शन देते हुए वो फिर से उसके पास आया था। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, अपना हुलिया दुरुस्त किए बाहर आओगी तुम और सबको यही बताओगी हमारा हनीमून प्लान शेड्यूल था। दुल्हन उसको हुक्म देते हुए बाहर की जन्म बढ़ा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपसे क्या बात कि आप मुझे वहां जाकर कत्ल कर दें। अन्ना की बार बार उसके ढीले पड़ते हुए असाब एक बार पे चढ़ रहे थे। वहां का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ तुम जरूर मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगी। तुम अपने 3 मिनट जाया कर चुकी हो।
उसे अड़ियल बना देखकर दुल्हन खुद ही अलमारी की तरफ बढ़ता उसका सारा सामान उल्टे सीधे हाथ सेफ्टी बैग में फेंक चुका था। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। दुल्हन ने उसका तकरीबन सामान पैक करते हुए फिर से मूसा को कॉल करते हुए सामान ले जाने का कहा। अन्ना बुत बनी उसे देख रही थी। जब अपनी उज्र शाल उतारे उसने अन्ना के कांधों पर लिपटे। अन्ना का अजबी हाल था। कांसी रंग की हैवी मैक्सी में मलबूस उलझा बिखरा हुलिया, उस पर वो मेरून और व्हाइट कम्बिनेशन के उजरक। दुल्हन ने उसका हाथ थामा तो वो साथी से जमी थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना तुमने, मैं यहीं रहूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन लेकर जाता है। ये हवेली मेरे नाम है दुल्हन बहत। वो अड़ियल बनी थी। पहले नकाह में ऐसा कुछ नहीं था और दूसरा नकाह जायज ही नहीं है तो तुम्हारी शर्त व शरायत भी काबिल कबूल नहीं है। एकदम फजूल तुम्हारी तरह। वो बदतमीजी में भी आप जनाब की हदूद में रहती थी, लेकिन आज हदूदें तोड़ती हुई अन्ना उसे बहुत बुरी लग रही थी। ये तो तुम्हें पता है ना कि गढ़ वाले सिर्फ उसी नकाह को मानते हैं जो दारा जान ने करवाया है। दारा जान की मुबहम अंदाज में धमकी देते हुए उसने अपना प्लस पॉइंट संवारा था। क्यों तुम दबी हुई चंगारी को आवाज देना चाहती हो? वो दांत पीसते हुए बोला। उससे पहले कि वो जवाब देती दरवाजा नॉक हुआ था। मूसा की आवाज पर उससे फासला बना गया था, जबकि दुल्हन ने दरवाजा खोलने पर वो उसके सूटकेस ले जाने लगा था। 5 मिनट में बाहर नजर आओ मुझे, मूसा के निकलते हुए बाकायदा ऑर्डर किया गया था। कितनी देर वो सोचती रही थी कि उसे दुल्हन और उसकी माँ से बदला लेना है और अपनी माँ को इंसाफ दिलाना था, तो उसे घर वालों का दिल और भरोसा जीतना होगा। और इस वक्त दुल्हन उसे इनसे दूर लेकर जाना चाहता था, तो क्या इसे उसके घर वालों के सामने अभी से ही अपना आप जाहिर कर देना चाहिए? कितनी देर खुद से उलझते हुए वक्त की धारा को देखने का सोचते उसकी मन मर्जी से बाहर आई थी। मुझे तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा दुल्हन, तुम ऐसे एक दिन की दुल्हन को लेकर जा रही हो। बीजा ने निखरी से अन्ना को देखते हुए कहा, जिसके खुले बाल शापर भी बिखरे हुए थे, जिन्हें ताज़ा ताज़ा कंघा किया गया था, जबकि काजल थोड़ा सा मिटा हुआ था। लिपस्टिक भी नदार थी। मेकअप से पाक सभी चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। बीजान, आने वाले दिनों में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा और फिर खुशी के इस मौके पर भी अन्ना जान अपने वालिदैन को याद करके दुखी हो रही है, तो हमने यही सोचा था कि कुछ तफरी से वो फ्रेश हो जाएगी और पीएम से भी अपनी मीटिंग वगैरह के सेशन निपटा लेंगे। अन्ना दुल्हन की झूठ के फराटे बढ़ती हुई जुबान को देखती रह गई थी। अन्ना बेटा तो अभी भी बहुत उदास लग रही है, मामा ने उसे खुद से लपेटते हुए कहा था। मैं भी यही चाहती थी कि अभी आप लोगों के साथ रहूं, एक फैमिली की मोहब्बत महसूस करूं, लेकिन दुल्हन की जिद पर मजबूर हो गई हूँ मैं मामा जान। अन्ना की मासूमियत पर सब उसे प्यार लुटाती नजर से देखने लगे थे, जबकि दुल्हन जज्बत से होकर रह गया था। वो उसकी अनादिल थी, मासूम सी, यकीन नहीं होता था। दुल्हन, अन्ना को यहाँ रहने देते बेटा। छोटी चची भी मैदान में आई तो अन्ना को उम्मीद बांधी। नहीं, दुल्हन और अन्ना को एक साथ जाना चाहिए। उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त मिलना चाहिए। और वैसे भी काम मुकम्मल करते ही बच्चों ने यहाँ वापस आ जाना है। आप लोग बदशुकुनी फैलाकर उन्हें रोक रही हैं। बाबा जान की सख्त आवाज पर सब दिल महसूस करके रह गए थे। रमज और परिहान ने तो बाकायदा आंसू बाहर डाले, जैसे वो यहाँ से विदा हो रही हो। अन्ना इस चालाक शख्स को सोच कर रह गई थी, जिसने चंद सेकंड में ही गाड़ी निकलवाली थी। वो जबकि सिक्योरिटी के लिए एक गाड़ी उनके हमरा थी, जिसमें मूसा और 2 गार्ड्स मौजूद थे। गांव की हदों से निकलने तक वो खामोश रह सकी थी, लेकिन गाड़ी जैसे ही मोटरवे पर चढ़ी थी तो गोया अन्ना के लिए खामोश रहना 2 बड़ होने लगा था। देखना दुल्हन बहत, एक दिन मजलूम लड़की की आ लगेगी तुम्हें। अनादिल अपनी हदूद याद रखोगी तुम। अब अगर तुमने एक बार भी बदतमीजी की मुझसे तो बुरा कोई भी नहीं होगा। ड्राइविंग स्टीयरिंग पर उसके हाथ सदी से जमे थे। अन्ना की एक नजर सामने देते हुए दुल्हन पर डाली और फिर निगाह उसके सफेद हाथों पर पड़ी। हाथ की कलाई में बेशकीमत वॉच उसके मर्दाना हाथों की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। कुछ देर उसके हाथों को घूरते फिर चेहरे पर फोकस किया। अन्ना भी होंठों की कुदरती कट और इन पर घनी मूछें बता रही थी कि वो दांतों को जरूर बीचे बैठा था। हल्की हल्की दायरे से नजर आते उसने उसकी दराज पेशानी का सफर किया, जहाँ इतनी सर्दी के बावजूद भी पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे, जबकि माथे की नसें भी आम रूटीन से हटकर उभरी हुई थी। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है दुल्हन बहत, जाने कब उसका गुस्सा ठंडा हो। तमाम तर जायजे के बाद उसने जुबान के जोर दिखाने का फैसला बरकरार रखा था। तो दूर रहना चाहिए तुम्हें इस बुरे शख्स से। दायां हाथ दाढ़ी को सिलाने लगा था। तो शौक किसे है, खुद ही लाए हैं आप मुझे यहाँ, और बहुत ही बुरा किया है दुल्हन बहत। ना कुछ चने ना चबवाए तो याद रखना कोई अना दिलावर थे। वो धमकियों पर उतरी तो दुल्हन ने एक उचटती निगाह उस पर डाली थी, उसे जवाब न देने का तहिया किया था। आपने हवेली से मुझे इसलिए निकाला ना ताकि मैं आपकी असलियत किसी को ना बता दूं। दुल्हन का हाथ अपने होंठों को मसलने लगा था। देखना, एक दिन मैं एमडी को गलत और अपनी मां को सही साबित करके रहूंगी। धमकियां वैसे ही जारी थी जबकि दुल्हन का सैल बज उठा था। मूसा की कार थी जिसे इस्लामाबाद और मर जाने वाले रास्तों की बंदिश का बता रहा था, जो शदीद धुंध की वजह से ब्लॉक थे। दुल्हन ने उसे करीबी
कोई ठिकाने का पूछा था और कुछ ही देर बाद वो एक मुनासिब दर्जे के होटल में क्याम करने के लिए रुके थे। दुल्हान उसे रूम की चाबी पकड़ाते हुए मूसा वगैरह के पास चला गया था, जबकि अनादिल ने कमरे में एंटर होते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो एक नॉर्मल रूम था जहाँ एक बेड और एक चेयर के अलावा ड्रॉ वगैरह और अटैच बाथरूम था। शायद दुल्हन ने उसके लिए सिंगल रूम बुक करवाया था। इसे सोच के आते ही उसने ब्रीफ केस की तरफ निगाह दुराई। यकीनन रात गुजारने को शहाना लिबास काबिल कबूल नहीं था। शाल उतारे, अपने सफरी बैग खोला तो कपड़ों का मुलगब्बा सा नजर आया था। जब भी नजर दुल्हन के बैग पर आ टिकी थी, अपने लिबास को बदजन निगाहों से देखते हुए उसने दुल्हन का बैग खोला और इसमें से उसकी ट्राउजर और शर्ट निकाली। उसे आज रात के लिबास की जरूरत थी, सुबह तक वो बदल लेगी। इसी सोच के तहत वो उसका ड्रेस निकाले वॉशरूम में घुसी थी और तभी दुल्हन रूम में एंटर हुआ। खाली कमरा और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पर वो अंदाजा कर सकता था कि अन्ना अंदर ही होगी। वो रिलैक्स सा बिस्तर पर दराज हो गया था जब उसकी अमल पर चौंका था, जो हस्बे मामूल गाना गाने में मशगूल थे। आज तक वो जान नहीं पाई थी कि दुल्हन ने उसे अनादल का नाम क्यों दिया था। तभी उसे चुनाने को हर बार यही कह देती थी कि अना, और दुल्हन को इकट्ठा करके दुल्हन ने उसे अनादल का नाम दिया है, जबकि उसने तो तभी उसे अनादल पुकारा था जब उसे गाते सुना था, जब उसके नाम से भी वो वाकिफ ना था। हजार बेजारी के बावजूद भी दुल्हन के लब मुस्कुराए थे। लबू ने अनादल का वेट किया था, अपनी धुन में गुनगुनाती हुई अना की जुबान को ब्रेक दूसरे शख्स की मौजूदगी ने लगाए हुए थे, जो यकटक उसे ही देखे जा रहा था। वो जो अब तक खुद में मगन सी अपने बालों को टॉवल से सुखाने में मशगूल थी, इसी तगोदो में कुछ पानी के चिपने दुल्हन बद के चेहरे पर पहरे भी गिरे थे, जिसकी तमाम तरह हसीसियात बेदार हुई थी। और उसे अपनी सॉफ्ट कॉटन की वाइट शर्ट पर मलबूस देखकर वो जो तकरीबन उसके जिस्म से चिपके हुए थे तमाम हदोहाल को बयान कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अना उसकी नजरों की तपश से अनजान उसकी मौजूदगी पर चिढ़ी। मेरे ख्याल से यह इंतहाई बकवास सवाल था कि नहीं, तंदिया कहते हुए वो उसकी तरफ पेशवी कदमी करने लगा था। अना का दिल दक से रह गया था। यकीनन वो उससे अपनी शर्ट के बारे में जिरा करने वाला था। क्या सोचा और हुआ क्या? सवाल सही था, जवाब भी चाहिए मुझे। अपने होफ पर काबू पाते वो न डर सी बोली। उसका जवाब ये है कि मोहतरमा, अभी चंद घंटों पहले हमने अपना वलीमा भुगताया है, जो यकीनन इस बात की दलील है कि गलती से मुझे आपका शोहर होने की सजा हुई है, और इसी सजा के तहत मेरी यहाँ मौजूदगी की कोई अनोखी बात नहीं है। दुल्हन की नजरें उसके सरापे पर उलझी हुई थी। कतरा कतरा गिले बालू से गिरता हुआ पानी अना के चेहरे और कपड़ों पर गिरते हुए दुल्हन का जब्त भी बहा लेके जाना चाहता था। कमरे में फैलता जो जादुई फसू उसे जकड़ने लगा था, तो वो वहीं हक मलकियत का एहसास पूरी तरह अंगड़ाइयां लेते हुए अन्ना की दीवार गिराने पर मुजर नजर आया था। हाँ, तो यहाँ दाराजान आप पर नजर नहीं जमाए हुए बैठे हैं, जाकर कहीं भी सो जाए। उसकी आंखों में जन्नम लेते हुए हमारे से नजर चुराए हुए फिर से रूह मोड़े अपने काम करने लगी थी, जबकि टॉवल बार बार हाथों से फिसल रहा था। ये मेरी फेवरेट शर्ट थी, तुम्हारे वजूद का हिस्सा बनने से पहले। बहुत करीब से दुल्हन की आवाज उभरी थी, जो उसे सांस साकन करने पर मजबूर कर गए थे। दुल्हन ने हाथ बढ़ाए उसके गिले बालों की चंद लटे अपने हाथ में ली थी। अना को लग रहा था कि वो हिल नहीं पाएगी, चाहे लाख वो नफरत और बेजारी के दावेदार सही, लेकिन तन्हाई में वो एक मौसम रिश्ता हावी हो भी सकता है। मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी, और फिर बाकी के ड्रेसेस भी इसी हालत में नहीं थे कि दुल्हन की जसारत पर उसके लबों पर कफल पड़े थे, जब एक तहता लम्स उसकी पूंछ पर नमूदार हुआ था। उसके जान गुज़ीर देखते लम्स को महसूस करते वो झटके से मुड़ी थी और दुल्हन के सीने से टकराई थी। उसे ध्यान नहीं था कि उसके इतने करीब ठहरा है। गुलाबी आंखें उठी तो गनी मूछू के तले दबे संजीदा लब उन पर झुके थे। अन्ना गड़बड़ाई थी उसके अमल पर, तभी उसे मैनी हेस जमूद को तोड़ते हुए पीछे हटी थी, तो जैसे दुल्हन होश में आया था। आपको अगर बुरा लग रहा है तो इट्स ओके, मैं दोबारा चेंज कर लेती हूँ। अन्ना जो दुल्हन से फासला बनाते हुए तेज तेज बोलते हुए अपने गिले बल में उंगलियां फेरते हुए सफरी बैग की तरफ बढ़ी थी, दुल्हन ने उसे फिर से कलाई से थामते हुए अपने करीब किया था। हाथ में मौजूद दो इकलौती चुड़ियां दुल्हन के हाथ की साथी सह नहीं पाई थी। बहुत गलत रास्ते का इंतखाब किया है तुमने अनादिल, वो उसे पीछे को धकेलता दीवार से लगाए उसके दाएं बाएं अपने हाथ जमाए हुए बोला था। अना का दिल नशीन सरापा उसकी छाया में गुम हुआ था। आग से खेलने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, वो उसे आने वाले वक्त के नताए से आगाह कर रहा था। क्यों? अपनी मर्दानगी पर यकीन नहीं है क्या? बहक जाने का डर है, या अना को ही रखेल बनाने का सोचने लगे हो? शट अप यू बास्टर्ड। उसके नाजुक पंखुड़ी जैसे लबू से अदा होने वाले जान गुस्सा लफ्जों ने दुल्हन के गुस्से को मजीद हवा दी थी। क्यों? आग से खेलने के अंजाम से डर रहे थे, या मुझे आप फिर? अन्ना ने इकदार से उसके सीने पर हाथ रखा था। मैं तो खुशी से जल जाना चाहती हूँ, किसी शम्मा के परवाने की तरह आहर कर दुल्हन बहत की मोहब्बतों और नफरतों की बिला गैर शिरकत तनहा वारिस हूँ। अन्ना ने अपने डर पर काबू पाने की अनोखी राह अपनाई थी और दुल्हन के कॉलर पर अपने नाजुक हाथ जमाए पूरी शिद्दत से झटका देते हुए उसका चेहरा खुद पर झुकाया था।
दुल्हान का चेहरा उसकी हरकत पर सुर्ख पड़ा था और अपनी लदरती पलकों को बंद किए उसके रुखसारों की तरह होंठ बढ़ा रही थी। मर्द की अन्ना जागी थी। उसे खुद से पीछे रफ्त करने वाली औरत एक आंख ना पाती थी और उसे जितने लंबे लंबे डाक पड़ते हुए कमरे से निकल गया था। दुल्हन के जाते ही अन्ना ने कब से रुकी हुई सांस बहाल की थी। उसकी मौजूदगी अन्ना के लिए आजमाइश बनी हुई थी। वह शुक्र बजा लागी कि वो कमरे से चला गया था। अगर उसकी पीछे रफ्त पर सर हम करता तो आगे की सोच से सुनसनी सी दौड़ी थी जिस्म में। सामान का कुछ अंदाजा नहीं था। ऐसे ही गिले बालू से वो कंफर्टेबल में घुसी थी। कभी दुल्हन बात ने उसकी कुर्बत चाही थी और उसने भी, लेकिन आज कुर्बत मैसर थी तो वे दूसरे से भाग रहे थे। कितनी देर खुद से उलझने के बाद वो सो गई थी। इधर दुल्हन सिगरेट के धुएं में सारा गुस्सा उतारने लगा था। अगर वो सिर्फ अरीना की बेटी होती तो शायद उसके लिए इतनी बड़ी आजमाइश साबित ना होती, लेकिन वो अनादिल थी। उसकी अनादिल, वो उसकी आवाज के इश्क में मुब्तला था। वो जो उसे अरीना की अना समझकर शदीद नफरत करना चाहता था। उसकी हर वक्त की मैसरी अनादिल के लिए दुल्हन बात की चाह को धक्का गई थी। काफी देर बाद खुद को नॉर्मल किए दोबारा कमरे में आया तो वो पुरसुकून सी कंफर्टेबल में दबकी हुई नजर आई थी। वो कमजोर नफ्स का आदमी नहीं था। जिस पोजीशन पे था वहाँ कई एक बनवड़े उसके गिर्द मुंडलाते रहते थे, लेकिन वो खुद को लिमिटेड रखना जानता था। पर अन्ना के मामले में वो बेएहतियात था। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका रोशन चेहरा दुल्हन के तवज्जो के दागे सिमेट गया था। उसे अन्ना नामी जहर से दूर रहना था और वो कमजोर पड़ रहा था। वो ब्लैक मिलने का नया तरीका ढूंढ लेती, वो जो अफोर्ड नहीं काटती थी। इसकी तरफ से करवट बदले वो सो गया था। रात के लम्हे कुछ पल मजीद सिरके थे। दुल्हन बेचैन सा होकर करवट बदल रहा था जब उसकी जन्मिश पर ताकत हुआ था। शायद उसे सर्दी से बचने को पनाह दरकार थी, तभी उसके कशादा सीने में जगह ढूंढ रही थी। दुल्हन इतना साकत हुआ था जैसे वो कोई पत्थर का मुजस्मा हो और उसे अन्ना के छूने से कोई फर्क न पड़ रहा हो। दिल के आपके पर काबू पाए उठ बैठा था। कुछ सोचते हुए अपने उसके दरमियान अपना तकिया रखकर और बाजू का तकिया बनाए सोने लगा था। उसकी ये आर्जी बार अन्ना और उसके दरमियान फासला बनाने में कामयाब हुई तो वो जो अब तकिए को बीच में सो रही थी। परिहान वो उदास लेटी थी जब रम्स की आवाज पर हनकोड़ा बढ़ा। यार तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई ही भैया और अन्ना की लव मैरिज है? आई मीन इनमें कुछ भी लव बर्ड्स जैसा नहीं है। रम्स की जासूसी तबीयत बेचैन थी, लेकिन दाराजान और दुरेदबाद इस नकाम में शामिल थे। फिर तो शुबे की कोई बात नहीं है। प्रिया ने मासूमियत से कहते हुए आंखें पटपटाई थी। अरे ओ मेरी मासूम गुड़िया, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। हमें पता करना पड़ेगा। अगर भैया को अन्ना से मोहब्बत होती तो वो अपनी हथेली को क्यों जख्मी करते उसके नाम से? रम्स के पास वालों का पलंदा था। फिर अब प्रिया भी हमेशा की तरह छोटे दिल की मालिक लड़की फौरन से रम्स की बातों में आई थी। अपने सैया से पूछो ना। रम्स ने हफीफ सा इशारा किया तो वो ब्लश करने लगे थे। नहीं, हमें दुरेत बात से डर लगता है। प्रिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने होने से पहले ही इनकार कर दिया तो रम्स उसे आंखें दिखाने लगी। तुम तो डर डर कर ही हलकान हो जाना और एक दिन मर जाना परिहान। वो गुस्से से फनकारी थी। जब दुरेत ने उसके जलादी अल्फाज अपनी मनकुहा के लिए सुने तो दिल पर हाथ रखते हुए उनके पास आया। ये किस खुशी में मेरी इकलौती बीवी को बदवाएं दे रही हो तुम परिहान? मैंने कहा था ना कि नंदे कभी दोस्त नहीं बन सकती। देख लिया ना फिर। दुरेत की बात पर परिहान ने रूहान से होते हुए मदद तलब नजर से रम्स को देखा था। भाई की घोर पेशानियां उसे भी हाइपर कर रहे थे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप तो हाम हुआ सेंटी हो रहे हैं। और इकलौती बीवी क्या होता है, सबकी ही एक होती है। रम्स की बात पर दुरेत ने नफी में सर हिलाया था। यहाँ अपने भाई साहब की तीसरी शादी हुई है। दुरेत जो उन्हें अन्ना और दुल्हन की बात बताने लगा था, इन दोनों की आवाज बुलंद क्या पर उसने कानों पर हाथ रखे। कुछ बताना ही अब है यहाँ। जो कब से उनकी सीक्रेट मीटिंग और परेशानी का हाल लाया था, दुल्हन और अन्ना की बाबत बताने का अपना प्रोग्राम मुतलवी करता हुआ जाने लगा था जब रम्स ने उसका रास्ता रोका। आपको पूरी बात बतानी होगी भाई, क्या वाकई दुल्हन भैया की तीसरी शादी है? रम्स के पेट में अधूरी बात से मरोड़ उठने लगे थे तो दुरेत ने हाँ में सर हिलाते हुए उनका दिल दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिल तो उनके पीछे रुकी अमरोजान का दहला था। इंकशाफ ही ऐसा था। सुबह उसकी आंख दुल्हन के झंझोड़ने पर खुली थी। क्या आफत आई है, कौन मार गया है? नींद की शदाई अन्ना चढ़ते हुए बोले, जबकि दुल्हन उसकी फजूल गोई पर सी पा हुआ। मोहतरमा, ये आपका घर नहीं है, हमें आगे भी सफर करना है। वो उसे जगाते फिर से सफरी बैग तरतीब देने लगा था। अन्ना बादिल सी उसकी शाल अपने गिर्द लपेटे खड़ी हुई थी। दुल्हन ने सरसरी अंदाज में उसका जायजा लिया जो उसके ट्रोजर शर्ट में उलझी सी खड़ी थी। चले? दुल्हन के सवाल पर जुमैया लेती हुई अन्ना ने हैरानी से उसको देखा। क्या इस हुलिये में जाऊंगी मैं? आवाज तल्ला हुई थी। तुम्हारी चॉइस थी और मुझे वक्त जाया करने वाले लोग पसंद नहीं है। अपनी बात मुकम्मल किए उसने मूसा को कॉल करते हुए सामान ले जाने का कहा था। अन्ना फिर से ट्रोजर को फोल्ड किए हुए, क्योंकि उसकी लेंथ अन्ना की जिस्मानत से बड़ी थी और कुछ ऐसा ही सीन शर्ट का भी था। बाहर निकलते हुए उसे अंदाजा हुआ कि अभी तो नमाज का वक्त शुरू हुआ था, पर इस वक्त वो उसे उलझना नहीं चाहती थी।
गाड़ी में बैठते ही एक बार फिर से वो अपने शुगल में मसरूफ हो चुकी थी। दोबारा उसकी आंख गाड़ी के एक झटके से रुकने पर खुली थी। वो कोई आम सा डब्बा था जहाँ पर वो नाश्ता करने के लिए रुके थे और फिर से सफर जारी हुआ। पेड़ में कुछ गया तो अनार को ने भी होश संभाला। और कितना सफर है? दुल्हन की तरफ देखते हुए सवाल हुआ था। क्या तुम्हारे पूछने से सफर की नोयत कम हो जाएगी? बिना उसकी तरफ देखते हुए तेवरी पर बल लाए पूछा था। दिल को बहला तो सकता है ना बंदा, अजीब। अना ने तरह का कहते हुए जवाब दिया। दुल्हन ने एक उठती निगाह उस पर डाली थी। क्या मरी पाकिस्तान के आखिरी कोने में शिफ्ट हो गया है? वो सफर से उकताई हुई नजर आती थी। तुम्हें तकलीफ क्या है आहर? वो जो धुन की गहरी तय देखते हुए ध्यान से ड्राइव कर रहा था। अन्ना की बार बार की इंटरफेयर पर झंझला सा गया था। अन्ना से घुटा और हाथ बढ़ाए म्यूजिक प्ले किया था। गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक गूंजा तो अन्ना के लबों पर मुस्कुराहट खिली कि ये दुल्हन की फेवरेट गजल थी जिसे इन दोनों ने बार बार सुना था। कभी सोचा ना था कि उसके मुतालिब पर पूरा उतरने को भी सुननी पड़ेगी। दुल्हन की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। क्योंकि वो मोहतरमा बाकायदा गुनगुनाती हुई नजर आई थी। तभी हाथ बढ़ाकर प्ले साउंड ऑफ किया था। अन्ना के चेहरे पर एक मुहब्बत सी मुस्कुराहट छाई थी। सो उसने अपनी ही आवाज पर गुजारा करने का सोचा था। अनादिल, अन्ना का प्ले बटन कोई नहीं था, इसलिए वो सिर्फ दार सकता था। वो जो कुछ लम्हे खुद में खोई हुई थी उसके दार पर चुप हुई थी। यू नो व्हाट दलामबाद, आपके साथ रहते हुए तो कोई भी होशमंद इंसान भी पागल हो जाए। म्यूजिक सुन नहीं सकते, म्यूजिक गुनगुना नहीं सकते, फिर क्या कर सकते हैं? सिर्फ आपकी सड़ी हुई शक्ल देख सकते हैं। उससे घूरते हुए बोली तो दुल्हन के पांव ब्रेक पर पड़े थे। अचानक लगाए जाने वाले ब्रेक पर गाड़ी के टायर जोर से चिड़चिड़ाए थे तो अन्ना का सर डैशबोर्ड से टकराया था। लेकिन दुल्हन बहत ने उसे देखना गवारा नहीं किया था। उतरो गाड़ी से, वह पुरजोर आवाज में चीहा था। एक लम्हे को अन्ना सहमी थी लेकिन दर्द की शिद्दत भी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी। मुझे भी किसी जंगली के साथ सफर करने का कोई शौक नहीं है। हम हुआ का एटीट्यूड बंदा पूछे। अगर इतनी ही बुरी लग रही थी तो साथ क्यों लाए? अन्ना ने उतरने में मुसहलत जानी थी और उतरने भी लगी थी कि दुल्हन ने उसकी कलाई थामे वापस अपनी तरफ खींचा था। उस पर निगाह पड़ते ही दिल धक से रह गया था जिसके माथे पर ताजा जख्म था। उसे क्या कहना था वो भूल गया था। कुछ याद था तो वो जख्म जिसे खून रस रहा था। मैकेनिक के अंदाज में दुल्हन का हाथ उसके जख्म की तरफ बढ़ा था। पुरुष पोरों से छूते हुए खून के कतरे दुल्हन के हाथ पर लगे थे जबकि जलन के एहसास से एक सिसकारी सी अन्ना के लबू से निकली थी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा बेवकूफ? उस पर भी अन्ना कसूर पर ठहरी गई थी। ना चाहते हुए भी उसने शिकायती निगाह दुल्हन पर डाली थी। बेवकूफ के ओहदे पर भी फायज कर दी गई हूँ मैं। कमाल बात की है आपने दुल्हन बहत। गाड़ी को तूफान की मानत आप दुल्हा रहे थे जबकि मैं तो। क्या तुम चुप नहीं रह सकती? शायद उसके बोलने पर बहुत बेबस हुआ था। दुल्हन की आंखों में पन्ना जज्बों से घबराते हुए अन्ना ने रुख मोड़ना चाहा तो दुल्हन उसका चेहरा अपनी तरफ किए जेब से रुमाल निकालते हुए उसके जख्म पर रख गया था। क्या दर्द हो रहा है? इंतहा का नर्म उत्तफक्कर बड़ा हुआ लहजा अन्ना को बेहोश होते बच गई थी। अन्ना का सर बेसबब सी अस्बाब में हिला तो दुल्हन ने होंठ बिजले थे। कुछ ही देर में इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे तो ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तब तक बर्दाश्त कर लो। और हाँ, ज्यादा नहीं बोलना, दर्द बढ़ेगा। दुल्हन ने उसे ज्यादा बोलने के नुकसानात से आगाह किया तो वो खोए हुए अंदाज में सर अस्बाब में लागे थे। कितने अरसे बाद उसने अनादिल का दुल्हन बहुत देखा था। पलगू के गोशे बीकने लगे थे। दुल्हन ने उस पर से नजरें हटा ली। गाड़ी में गंभीर खामोशी छाई थी जिसे मोबाइल की चिंगारती हुई अंदाज ने तोड़ा था। दुल्हन ने हाथ अभी भी उसके माथे पर रखे रूखे रुमाल था। शायद उसे अंदाजा था कि अगर उसने रुमाल छोड़ दिया तो अन्ना भी उससे परवाह नहीं करेगी। तभी कॉल अटेंड करते हुए सेल स्पीकर पर डाला। सर, एवरीथिंग इज ओके, हम लोग वेट कर रहे हैं। आपकी गाड़ी को कोई इशू हुआ है तो? मूसा की आवाज पर उसने गहरा सांस भरी। सब ठीक है मूसा, तुम लोग ड्राइविंग सीट जारी रखो। दुल्हन के बाद ओके सर कहते हुए वो कॉल बंद कर दिया था। और दुल्हन ने भी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की थी मगर के आपकी एहतियात माइल थी। अन्ना ने उसे एक हाथ से गाड़ी स्टार्ट करने की दिक्कत उठाते हुए देखा। खुद ही रुमाल पर हाथ रख लिया तो दुल्हन ने गाड़ी स्टार्ट की थी। जख्म इतना गहरा नहीं था लेकिन दर्द से उठती भी टीसे अन्ना को बेहाल करने लगी थी। मेहंदी वाले दिन उसने खुद दुल्हन का नाम पूछा था, तब उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जो आज हो रही थी कि उस शख्स की मसाई हमेशा से ही उसे दर्द देती थी।